हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। और अगर आप 15 दिन पहले स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ दिन पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो थिंग्स यू मस्ट फॉलो बिफोर 15 डेज़ ऑफ एग्ज़ाम। ये पर्टिकुलरली ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के लिए है और 2020 के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, बट ये अभी जो दिसंबर में पेपर होने वाला है ये उसके लिए है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और इसे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक मॉक्स विद मास्क। ये तो कोविड-19 के टाइम से अब इसकी आदत आपको डाल लेनी चाहिए कि कोई भी आप देख सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है अब तो विदाउट मास्क नहीं हो रहा है। और आपको एग्ज़ाम हॉल में जब जाना है तो अपने मास्क साथ लेकर जाना है, लगा कर जाना है। और एग्ज़ाम देते वक्त भी वो मास्क आपके चेहरे पे आपके मुंह पे आपके जो फेस पे वो रहेगा। ठीक है। आपको ये भी नहीं करना है कि आपको नीचे करना है। अगर आप नीचे भी कर रहे हैं तो हो सकता है आप बीच बीच में आपको बोला जाए या टोका जाए कि प्लीज़ आप मास्क लगा के ही बैठें। ठीक है। तो क्योंकि आपके साथ साथ कई लोग वहाँ होते हैं तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यूज़ टू हो जाना है मास्क के साथ। ठीक है। आपको करना क्या है कि आप जो भी मास्क यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मास्क हो, क्लोथ का हो या कैसा भी हो, तो आपको उससे यूज़ टू हो जाना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने मास्क लगाने की आदत बिल्कुल छोड़ दी है एंड आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सडनली एक मास्क उठा लें और उसको लगा के चले जाएं। ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा ऐसा मास्क लगाइएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकें और आप थोड़ा सा फ्री फील कर सकें। ठीक है। क्योंकि कई दिक्कतें आती हैं मास्क लगाने के बाद। तो गेट यूज़ टू विद इट, आप उसको लगा के थोड़ा सा यूज़ टू हो जाइए। और उसको लगा के ही अपना जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप या कोई भी ऐसा ऑफलाइन भी अगर आप दे रहे हैं अपना पेपर, तो थोड़ा सा उसको लगा के ही दीजिए कि थोड़ी थोड़ी हैबिट आपकी पड़ती रहे। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 15 या 20 डेज़ पहले ही आपको करना है, ये नहीं कि आप 2 महीने पहले से कर रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं निकलेगा। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल विद द मास्क यू आर यूजिंग। आप जो भी मास्क यूज़ कर रहे हैं आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाइए और उसको आप जान समझ लीजिए कि अच्छा मुझे इसके साथ ही एग्ज़ाम में पेपर देना है। ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप पेपर देंगे तो वो आपका एक साथी ही होगा। ठीक है। वो आपके साथ से हटने वाला नहीं है। ऑल राइट। तो ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग रफ वर्क। ये मुझे बहुत दिनों से ये चीज़ लग रही थी कि मुझे ये बताना चाहिए, क्योंकि कुछ जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जो शायद पुराने हों, जिनका ये सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट हो या जो भी फोर्थ हो, बट वो समझ सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है या जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता होता है कुछ चीज़ें, तो उनके लिए स्पेसिफिकली है और बाकी आप समझ सकते हैं इसको। तो रिगार्डिंग रफ़ वर्क ये है कि आप जब पेपर देने जाते हैं वहाँ पे आपको जो रफ़ वर्क करना होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, तो इसलिए ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, डू योर रफ़ वर्क ऑन A4 शीट ओनली फॉर प्रैक्टिस। आपको करना क्या है कि जब आप मॉक देते हैं या आप ऑनलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो आपको जो रफ वर्क अपना करना है वो सीधा से एक पेन और एक A4 शीट पेपर पे करना है। ऑल राइट। ना कि आपको अपनी पूरी रफ़ यूज़ करनी है और ना ही कोई और चीज़ यूज़ करनी है। तो आप कोशिश करिएगा कि ना छोटा ना बड़ा, सिर्फ A4 शीट आपको यूज़ करनी है। किस लिए? रफ वर्क के लिए। ओके। जैसे कि आप रीजनिंग में कई बच्चे करते हैं, इंग्लिश में तो मुश्किल है लेकिन रीजनिंग में हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अभी से ही, या आप 20-25 दिन पहले भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यू विल बी गिवन A4 शीट इन द एग्ज़ाम, क्योंकि आपको वहाँ पे A4 शीट ही मिलने वाली है पेपर रफ वर्क के लिए, तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड मेरा पॉइंट है डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आपको करना क्या है कि जब आप A4 शीट लेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये आपकी A4 शीट है। ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप यहाँ पे वो आपको नेम, रोल नंबर और बैच वगैरह सब लिखने को बोलते हैं, तो यहाँ पे आप वो सब लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे वो रफ वर्क मिलेगी, ये सब लिखने के बाद आपको
वर्टिकली डिवाइड करना है उस शीट को दोनों तरफ, यानी कि आगे पीछे दोनों तरफ, और हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इसके बैक साइड में भी सेम चीज़ करनी है, ठीक है। आपको इस तरह से डिवाइड करना है। आपको वहाँ तो ये करना ही करना है, आपको घर पे भी जब आप मॉक दे रहे हो या कहीं और भी आप दे रहे हो टेस्ट वगैरह, तो आपको यही काम करना है, ठीक है। आप ऑफलाइन में इंक्लूडिंग अगर आप दे रहे हैं तो आप इस तरीके से ही डिवाइड करके दीजिए, ओके। थर्ड पॉइंट मेरा है ऑलवेज़ डू रफ वर्क इन स्मॉल हैंड राइटिंग। तो मैं ये पॉइंट थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, आप कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी होती है, किसी की स्मॉल होती है, किसी की मीडियम साइज्ड होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, बट आपको जो वहाँ पे रफ वर्क करना है वो आपको थोड़ा सा स्मॉल हैंड राइटिंग में करनी है, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये बच्चों वाली बात है, बट ये बच्चों वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अज्यूम करिए कि आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई सीरीज़ का क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ लिखना शुरू किया, यहाँ से कैलकुलेशन शुरू किया आपने, और यहाँ से लिखते लिखते आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। फिर आप लिखते 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 यहाँ तक पहुँच गए, तो आपका एक पूरा पेज वो बर्बाद हो गया, ठीक है। आप फिर तुरंत ही उसको पलट के नेक्स्ट तुरंत तुरंत शुरू करेंगे, तो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा ही है बिग हैंड राइटिंग की वजह से, और जो कन्फ्यूज़न आपका क्रिएट हो रहा है, पूरे पेपर पे आप सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सोचिए, आप पूरा पूरा पेपर अपने एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो पेपर सिर्फ आप एक क्वेश्चन के लिए ही बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो मेरी मानिएगा तो प्लीज़ स्मॉल हैंड राइटिंग में ही अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेगा। इसलिए मैंने बोला कि इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपने जैसे ये मानिए कि एक क्वेश्चन का रफ वर्क यहाँ पे किया, ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे किया, और बाई चांस अगर आपका वो क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं आया है, तो जब आप उसको टैग करके बाद में आप रिवाइज करेंगे या उसका रिव्यू करेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको कैलकुलेशंस अपनी समझ में आएंगी कि अच्छा यहाँ पे गलती करी थी, तो मैं ये गलती फिर से नहीं करूँगा या करूँगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसीलिए आपको वहाँ पे स्मॉल हैंड राइटिंग यूज़ करनी है रफ वर्क के लिए, ऑल राइट। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, सेव्स योर टाइम इन पेपर। ये आपका टाइम तो बचाएगा ही बचाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। जब आप स्मॉल हैंड राइटिंग में रेफर करेंगे तो आपको एक चीज़ आपका क्लियर भी रहेगा कि आपने इस क्वेश्चन का रेफर यहाँ पे किया है, और आपका वो टाइम भी सेव करेगा और पेपर तो सेव करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे और पेपर नहीं मिलेंगे, हाउ एवर यू विल गेट मोर शीट्स इफ़ यू नीड। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो और भी अवेलेबल कराएंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट मेरी मानिए तो आप ऐसा करिए कि आपका 1 या 2 में ही काम चल जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। और एक लास्ट टिप मैं देना चाहूँगी, और ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका थोड़ा सा इशू होगा टाइम का, वो शायद इसको ना कर पाएँ। तो व्हेन योर एडमिट कार्ड इज़ अवेलेबल, जब आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाए, आई मीन कि एडमिट कार्ड से पहले एसएससी बताती है कि आपका वेन्यू नहीं, आई थिंक टाइमिंग या वो बता देती है, ठीक है, कि क्या टाइमिंग रहने वाली है आपके एग्ज़ाम की। यू विल गेट टू नो अबाउट द एग्ज़ाम टाइमिंग, ठीक है। जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो आप अपनी एग्ज़ाम टाइमिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे, try to take mocks during that time of the day only so that your body clock can adjust according to that timing, ठीक है। कोशिश करेगा कि आप दिन के उसी टाइम पे, यानी कि अगर आपका पेपर 2 से 4 है, समझ रहे हैं आप, अगर आपका पेपर इस शिफ्ट में है तो आप कोशिश यही करिएगा कि आप 2 से 4 में ही मॉक दें, ठीक है। मॉक भी 2 घंटे का होता है और ओरिजिनल एग्ज़ाम भी 2 घंटे का होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप उसी डे के उसी टाइम में आप मॉक दें, ताकि आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सके उस टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप डेली आप, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह लेट उठते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आप सुबह 11 AM पे उठते हैं, ठीक है, और रात में आप सो रहे हैं 3 AM पे, ठीक है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। कोई बच्चा है वो 11 AM पे उठता है और 3 AM पे सोता है। अब उसका जो पेपर है वो आप अज्यूम करिए कि हो रहा है 9 से 11, ठीक है। 9 से 11 उसकी टाइमिंग है CBT की, ऑलराइट। अब उसके साथ होगा क्या, क्योंकि उसकी डेली की जो हैबिट पड़ी हुई है वो उसकी बॉडी उस टाइम के लिए सोती है, मतलब उस टाइम पे उसकी बॉडी रिलैक्स करती है, ठीक है। तो जब वो जाएगा पेपर देने, ठीक है, एक तो वो सुबह उठेगा ही उठेगा, तो ऑलरेडी उसे प्रॉब्लम होने वाली है।
तो सुबह उठने के बाद जब वो 9 से 11 वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहा होगा, तो उसकी बॉडी अपने आप, जो उसकी बॉडी की क्लॉक है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, जैसा कि उसने टाइमिंग सेट करके रखी है, ठीक है, इतने दिनों से। तो उसकी बॉडी उस टाइम पे पूरी रिलैक्स्ड होगी। उसको मतलब उसकी हैबिट ही वो जितना भी फोकस करने की कोशिश करेगा वो फोकस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि भले आप लेट कमर हैं या जो भी आप सुबह उठते हैं, लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो, प्लीज़ आप तुरंत उस टाइमिंग पे ही मॉक देना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे कि आप ये काम जब आप करेंगे तो आपका जो फ़ायदा होगा ना वो कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपने सीबीटी में भी ट्राई की है और अपने स्किल टेस्ट में भी ट्राई किया था, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला था कि शायद डेट नहीं, लेकिन डेट भी पता चल जाती है, लेकिन आपका मेन टाइमिंग होती है कि आप अपनी दिन की कौन से टाइम पे किस तरह से आपकी बॉडी कोई काम कर रही है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप थी आज की, और आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और आप ये फॉलो भी करेंगे, ओके। और एक वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे, यानी कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर या हॉल पहुँच जाते हैं उस टाइम पे आपको वो अवॉइड करनी है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं और जल्दी ही वो वीडियो भी अवेलेबल होगा। तो जो न्यू कमर्स हैं या जो और भी सारे बच्चे हैं, सिर्फ न्यू कमर्स के लिए ही नहीं, जो और भी बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा वो, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो छोटी छोटी बातों से ही आप थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं और बच्चों से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। ऑल राइट, तो आज का वीडियो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। और अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे हैं, बट कर लेना चाहिए आपको। तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक भी जिनका पेपर है दिसंबर में और वो अभी तक नहीं जानते कि ये भी चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है। और पढ़ते तो रहिए ही, पढ़ना है ही है, तो सब्सक्राइब शेयर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।